मृत्यु को अंतिम सत्य कहा जाता है, शमशान घाट को मोक्ष का द्वार। लेकिन जब करप्शन ही सिस्टम का आखिरी सत्य बन जाए तो मोक्ष के द्वार पर भ्रष्टाचार पहुंच जाए तो दस्तक देना जरूरी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आपसे पूछता हूं, जब घूसखोरी, लापरवाही, भ्रष्टाचार की चिता जलनी चाहिए, वहां 25 ईमानदार नागरिकों को अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भ्रष्टाचारी ठेकेदार, रिश्वतखोरी के आरोपी सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत ने 25 परिवार उजाड़े हैं। अधिकारी पकड़े गए, ठेकेदार फरार है। जब प्रार्थना सभा कर रहे थे तभी ऊपर से सारी छत आ पड़ी, कोई भी नहीं बच पाया वहाँ से। तो जो 2-4 बाहर थे वही बचे, ये सब के सब अंदर ही खत्म हो गए। इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। रेत झट रहा था उसमें। हमारे मुर्दों को दाग लगाने वाला कोई नहीं बचा। शमशान घाट में निर्माण और निर्माण में घोटाला, नतीजा 25 लोगों की जान चली गई। हम किसी भी लापरवाह अधिकारी को, कर्मचारी को बख्शेंगे नहीं। इसमें केवल रेत ही रेत नजर आ रहा है। तो शमशान घाट में जो हुआ था इसमें घोटाला। अर्थी पर पहुंच जाता है जब भ्रष्टाचार ही सिस्टम में आखिरी सत्य बन जाता है। आगे पिता की अर्थी, पीछे बेटे की। गाजियाबाद के मुरादनगर के शमशान घाट में अपने परिजनों को आखिरी वक्त में कंधा देने गए पिता पुत्र को नहीं पता था कि शमशान के करप्शन खोर उन्हें भी 4 कंधों पर पहुंचा देंगे। कोई आओ यहाँ हमारी मदद के लिए। हमारे बछड़े चले गए दरोगा से, हाथी चले गए हमारे। मेरा रोबिन, मेरा प्रमोद, मेरा नितिन, अब हम कैसे जिएंगे? करप्शन खोरों ने बेटे को गंवाने वाली मां का अपने पैरों पर खड़े रहने लायक साहस तक छीन लिया। भ्रष्टाचारियों ने पिता को गंवाती बेटी की चीख निकाल दी। घपलेबाजों ने आखिरी बार अपने पति का चेहरा देख रही पत्नी की जिंदगी में भूचाल ला दिया। और जहां जन्म प्रमाण पत्र से मृत्यु प्रमाण पत्र तक पाने का भ्रष्टाचारियों ने रेट फिक्स कर रखा हो, वहां शमशान के भीतर खड़े लोगों को जिंदा दबा देने का काम भी घूसखोरों ने शुरू कर दिया। सबूत है एक पिता और बेटे समेत ऐसी ही 25 चिताएं जो शमशान के भ्रष्टाचार के कारण जल रही हैं। क्योंकि आरोप है मुराद पालिका की अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल, सुपरवाइजर आशीष ने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाई और ठेकेदार अजय त्यागी ने करप्शन का ऐसा काला चश्मा व्यवस्था को पहना दिया जिससे मुरादनगर के शमशान घाट में 60 लाख रुपए के ठेके वाली छत ढह गई। अपनों को अंतिम समय ढांढस बंधाने आए 40 से ज्यादा लोग दब गए। एकदम आवाज आई बहुत तेज, बड़बड़, तो एकदम वो छत गिरी, तो एकदम भगे, तो उसके बाद तो सब दबे। जो शुरुआती जो छानबीन है उससे ये पता चलता है कि जो ये हिस्सा बनाया गया था इसमें काफी ज्यादा गड़बड़, घोटाला हुआ था। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये इसमें ईंट पत्थर लगाकर ये बनाया गया था और कुछ महीने पहले ही ये जो शमशान घाट में निर्माण हुआ था, लेकिन इसमें इस तरीके का गड़बड़ घोटाला हुआ है कि अंतिम संस्कार में जो लोग शामिल होने आए थे वही इस शमशान घाट में मलबे में दब गए। एशिया में सबसे ज्यादा घूसखोरी के पैमाने पर भारत नंबर 1 है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट में भी 39% रिश्वतखोरी के साथ भारत ने एशिया में टॉप किया। 2019 में तो सरकारी काम के लिए हर 2 में से 1 भारतीय नागरिक को घूस देनी पड़ी, ये भी रिपोर्ट कहती है। इतनी घूसखोरी का ही नतीजा है
कि 25 लोगों की जान लेने वाले शमशान के करप्शन ने परिवार संभालने के इकलौते जरिए चाचा प्रमोद और भतीजे रॉबिन को भी दबा कर मार दिया। हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा है। मैं हाथ जोड़ के तो योगी आदित्यनाथ जी से कहती हूँ कि हमारे घर पर आए और जरा हमारे घर की हालात देखें कि इस घर में कमाने वाला कोई नहीं है। हमारे मुर्दों को दाग लगाने वाला कोई नहीं बचा। जो कहते हैं सिर्फ 25 लोग मरे वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि एक अर्थी एक इंसान के शव को नहीं ढोती, पूरे परिवार की उम्मीदों को तोड़ देती है। इस बार ये अर्थी भ्रष्टाचार ने उठाई है। घोटाला ही था जो पहली बार इसमें ही लैंडर टूट गया। दावा है नगर पालिका ने शमशान घाट में 60 लाख का टेंडर अजय त्यागी को दिया था। शमशान घाट की 4 दीवारी और गलियारा बनाया जाना था। 15 दिन पहले ही गलियारे को खोला गया, जहां पूरी छत दावा है घूसखोरों की रेत में ढह गई। ये भी लगभग 3 या 4 महीने पहले बनी है। अच्छा। और इसमें घोटाला दिखाई दे रहा है स्पष्ट। अच्छा। इसमें केवल रेत ही रेत नजर आ रहा है, सीमेंट का तो कहीं नाम नहीं है। लेंटर भी 2.5 इंच से ऊपर नहीं है, 2.5 इंच से ऊपर लेंटर नहीं है। आप देखिए उधर बिल्कुल एकदम। नियम कहता है निर्माण, मरम्मत और निरीक्षण की जवाबदेही अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल, सुपरवाइजर आशीष की थी। इन्हें देखना चाहिए था कि निर्माण कार्य घटिया क्वालिटी की सामग्री से हो रहा या तय मानकों के मुताबिक। इन्हें देखना था निर्माण कार्य पूरा होने के बाद क्या वो जनता के इस्तेमाल करने लायक है। जो शमशान घाट में जो हुआ था इसमें घोटाला हुआ। इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। टेक्निकल रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर ही कोई चीज कही जा सकती है। 25 लोगों की मौत के बाद टेक्निकल रिपोर्ट खोजने वाली व्यवस्था ने जिंदा रहते क्यों नहीं सारी रिपोर्ट देख ली। अब पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की कस्में खा रहा है। इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। संबंधित लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जो पीड़ित हैं उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम किसी भी लापरवाह अधिकारी को, कर्मचारी को बख्शेंगे नहीं। जिन लोगों की लापरवाही से घटना हुई है उन पर हमने आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है और जांच के बाद ही मैं कह पाऊंगा कि कौन कौन दोषी हैं। और इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना घटित हों, इसकी भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। सभी जिलाधिकारी जो काम चल रहे हैं उसकी सघन निगरानी सब जिलाधिकारी करें। इस तरह के आदेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। जवाबदेही पहले ही क्यों नहीं तय थी? अगर यही तय हो जाता तो अपनों को खोने के लिए परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे परिजनों को पूरा सहारा पाने के लिए रोड तो नहीं जाम करना पड़ता। जिन्हें पहले 2 लाख फिर सड़क जाम करने पर 10-10 लाख रुपए और योग्यता के मुताबिक नौकरी देने का भरोसा प्रशासन ने दिया, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ दस्तक का भरोसा कैसे मिलेगा? क्योंकि लोकल सर्कल्स और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया की रिसर्च तो ये भी बताती है उत्तर प्रदेश में ही 74% नागरिकों को सरकारी दफ्तर में काम कराने के बदले घूस देनी पड़ी। सबूत में गवाही देती ये 2 तस्वीरें हैं। श्रावस्ती जिले में 2 लेखपाल छोटे छोटे काम कराने के बदले नोट वसूलते कैमरे में कैद हुए, जिन पर अब जांच बैठाई जा चुकी है। आप रखो, ठीक है, और बाकी आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। आप बताओ और व्यवस्था ठीक करेंगे। क्या ऐसे ही भ्रष्टाचार ने इस बार शमशान घाट में करप्शन खोरों की एंट्री कराई, जिसने पैसा खाया, छत गिराई, 25 परिवारों के ऊपर से सुरक्षा की छत छीन ली? दस्तक देता सवाल यह है कि जो इरादतन भ्रष्टाचार करते हैं उन पर गैर इरादतन हत्या का केस क्यों सिस्टम दर्ज करता है? लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, गाजियाबाद आज तक। बातें वही, तारीख नहीं। अगली तारीख 8 जनवरी। बस इतना ही नतीजा निकला है किसान संगठनों और सरकार के मंत्रियों के बीच 8वें दौर की चर्चा में। इस सवाल के साथ कि क्या अगली बैठक में हल की दस्तक मिलेगी? बीच बीच में चर्चा आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है। बस इसी तरह आगे पीछे करते हुए एक बार फिर 40 किसान संगठनों के नेता 8वीं बार भी सरकार के मंत्रियों से चर्चा करने
बस में बैठकर पहुंचे। करीब 2.5 घंटे चली 8वें दौर की बैठक के बाद जैसे बस में बैठकर किसान आए थे उसी तरह चले गए। सरकार और किसानों में कोई नई बात नहीं बनी। डेडलॉक बना हुआ है या टूटा डेडलॉक, कुछ आगे बात बढ़ी? नहीं, अब तो बात बन रही है, अब तो बातचीत हो रही है। ये बातचीत का दौर नहीं खत्म हुआ। नहीं, सरकार जो आप लोग मांग है तीनों कानूनों की वापसी, क्या उस पर सरकार सोच रही है? वो कह रहे हैं कि हम इसका फार्मूला बनाएंगे, क्या करना है। मतलब बात आगे बढ़ गई है ये? हाँ, बढ़ गया। नहीं तो एमएसपी को लेके जो आप गारंटी, एमएसपी की भी 8 तारीख में बात होगी। लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे। पिछले महीने 30 दिसंबर के बाद नए साल में आंदोलनकारी किसानों की पहली बैठक जैसे ही विज्ञान भवन में शुरू हुई, किसान नेताओं ने मृतक किसानों के लिए 2 मिनट मौन रहकर श्रद्धांजलि देने की बात कही। सरकार के मंत्रियों अधिकारियों ने मौन रखा। इसके बाद फिर 2 ही एजेंडे पर बात होनी शुरू हुई। किसानों की मांग है तीनों कृषि कानून रद्द हो, एमएसपी पर अलग कानून बने। सरकार की तरफ से कहा गया, सरकार पूरे देश के किसान को ध्यान में रखकर ही फैसला लेगी। और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं? हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। इस बीच सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर तक 40वें दिन भी आंदोलन जारी रहा। दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी 30 दिनों से किसानों का धरना चलता मिला। बस रुकावट तो खाना खाने और खिलाने वाली चर्चा पर दिखी। पिछली बार किसान संगठनों के साथ मंत्रियों ने भी लंगर का खाना खाया था। इस बार दावा है किसानों ने रणनीति के तहत अलग हटकर खाना खाया, ताकि मंत्रियों के साथ खाने की तस्वीरें आने से कोई गलत संदेश बैठक के फैसलों को लेकर ना जाए। इसीलिए किसान अलग खाना खाते दिखे। कोई मंत्री इस बार साथ में किसानों के लंगर वाला खाना खाता नजर नहीं आया। कितना और लंबा खिंच सकता है? फरवरी में बजट होगा, उस बजट को भी देख कर चलेंगे। ये विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं, उन्हें भी तो देखेंगे। सरकार बार बार किसानों को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि इन तीनों कानूनों का किसानों के लिए फायदा है और वो जो भी किसानों के कंसर्न्स हैं, जिन जिन पॉइंट्स पे किसानों को आपत्ति है, उसमें संशोधन करने को तैयार है। लेकिन किसान इस बात पर अड़ा रहा कि हम संशोधन नहीं, तीनों कानूनों की वापसी चाहते हैं। मामला यहीं पे अटका रहा और सरकार और किसानों के बीच अब एक और दौर की बातचीत 8 जनवरी को होगी। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। 8 जनवरी की बैठक में भी बात नहीं बनी तो कुछ किसान संगठनों ने अलग अलग हिस्सों में ट्रैक्टर रैली तक निकालने की योजना बना रखी है। कमलजीत संधू के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। हमारा देश भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसने अपनी एक नहीं बल्कि 2 कोरोना वैक्सीन बना ली हैं। लेकिन जिस सफलता पर जश्न मनाया जाना चाहिए, उसे लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मेड इन इंडिया वैक्सीन में भरोसा जगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले टीका लगवाने की सलाह दी जा रही है। लेकिन वैक्सीन पर जितने सवाल उठेंगे, हमारा देश उसकी उतनी ही बड़ी कीमत चुकाएगा। अब कोरोना मर जाएगा, मेरे आसपास भी नहीं आएगा। सुपर एक्साइटेड हूँ। जो वैक्सीन लोगों में कोरोना के खात्मे का भरोसा जगा रही है, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने के लिए कौन दोषी है? देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पहली वैक्सीन लगवानी चाहिए कोवैक्सीन भारत बायोटेक की, ताकि जनता में एक विश्वास जागे। अभी तो उनके मुख्यमंत्री साहब वैक्सीन आई नहीं, पिछला दरवाजा पहले ही ढूंढ रहे हैं, कह रहे नहीं मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। देश जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब कांग्रेस पार्टी को हमारे आर्मी के ऊपर भरोसा नहीं होता है, उनको सबूत चाहिए होता है। जब हिंदुस्तान में चुनाव होता है और कांग्रेस पार्टी जीतती या हारती है, कुछ राज्यों में जीती भी थी, नतीजे चाहे कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी को ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं होता है। जो वैक्सीन भारत की ग्लोबल पावर में 4 चांद लगा सकती है, उसके कटघरे में खड़ा होने के लिए कौन जिम्मेदार है?
वो नड्डा साहेब जिनके मंत्री कहते हैं गो कोरोना, गो से कोरोना भाग जाएगा, गौमूत्र पी के कोरोना भाग जाएगा, भाभी जी के पापड़ बेच के और खा के कोरोना भाग जाएगा, वो साइंस का सर्टिफिकेट आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दे रहे हैं। जब जनता खुश होती है, जन कल्याण का काम होता है और कांग्रेस पार्टी नाराज होती है। 2021 के पहले ही दिन कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हुआ, पर कोविशील्ड की तरह कोवैक्सीन को इतनी जल्दी मंजूरी मिल जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। विपक्ष ने पहले वैज्ञानिकों को बधाई दी और दूसरी मेड इन इंडिया वैक्सीन को लेकर अपनी एलर्जी बता दी। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं। इस सरकार के चलते इतना ही एलर्जी है तो चले जाएं उत्तर प्रदेश छोड़ करके, देश छोड़ करके, जब उनकी सरकार बनेगी तो आए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। आपसे तो आपका घर नहीं संभल रहा है, आप वैक्सीन संभालने चले। इतना ही आपको लगता है आप सक्षम हैं तो पहले फेज 1 का ट्रायल करिए कि आपके पार्टी में अध्यक्ष कौन बनेगा। लेकिन विपक्ष चाहे जो कहे, सरकार को चाहे जो लगे, एक बात जो तय है वो ये कि विवाद जितना लंबा चलेगा उसमें देश का घाटा होगा और जबरदस्त नुकसान होगा। ऐसा कैसे होगा उसे समझने से पहले कोवैक्सीन विवादों में क्यों है, किस लिए कांग्रेस के जयराम रमेश और शशि थरूर की तरह कई जानकार कोवैक्सीन पर शंका उठा रहे हैं, ये जान लेते हैं। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। ये वैक्सीन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बन रही है। कोविशील्ड के फेज 3 ट्रायल्स के नतीजे आ गए हैं, लेकिन कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं, जिसे भारत बायोटेक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। ड्रग रेगुलेटर ने जिस तरह से इन दोनों वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया है, वो विवादों में एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि जब कोवैक्सीन का ट्रायल्स का डेटा उपलब्ध ही नहीं है, यानी ये वैक्सीन कितनी असरदार है इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो फिर उसे कैसे मंजूरी दे दी गई। जयपुर के अग्रसेन अस्पताल में कोवैक्सीन का 3rd फेज का ट्रायल चल रहा है, जहां लोग अपनी मर्जी से कोरोना की मेड इन इंडिया वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। 18 दिसंबर से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था इस सेंटर पे, अभी तक हम 1300 से ज्यादा लोगों को लगा चुके हैं, मोर देन 1300 पर्सन्स को लगा चुके हैं। इंडियन वैक्सीन को सपोर्ट करने के लिए बी इंडियन बाय इंडियन, दैट इज आवर मेन मोटो। डर तो नहीं लग रहा है कि पता नहीं पूरा रिजल्ट आया नहीं? एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट ज्यादा है, डर बिल्कुल नहीं है। कोरोना की हर बड़ी वैक्सीन वो चाहे फाइजर बायोएनटेक हो या फिर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना, सभी ने अपने फेज 3 ट्रायल्स के आंकड़े दुनिया से साझा किए हैं, लेकिन जानकार कहते हैं कि कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल में पारदर्शिता नहीं बरती गई। इस तरह कोवैक्सीन को मंजूरी देने की पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में, पर विशेषज्ञों की आपत्तियों पर सरकार के अपने तर्क और दावे हैं। साइड इफेक्ट भी बहुत बताए जा रहे हैं सर, ये सही है क्या? ना 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 ना, देखो एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है? ऑफ कोर्स 110%। It is not a premature approval for us. If I have a premature approval, my other Indian company with 100 people immunogenicity data, with only 1,000 people safety data, they also got a permission. 9 दिसंबर की तस्वीर याद करिए, जब मेड इन इंडिया वैक्सीन को देखने के लिए हैदराबाद में 60 देशों के राजनयिक जुटे थे। ये सब भारत की विश्वसनीयता बढ़ाने की कोशिश थी। ऐसा ही काम भारत ने हाइड्रोक्लोरोक्विन दुनिया भर के देशों में पहुंचाकर किया, जिसके बदले ब्राजील और पड़ोसी देशों ने भारत की वैक्सीन में रुचि दिखाई और भारत ने वैक्सीन के बड़े बाजार में एंट्री कर ली। साल 2019 में जो वैक्सीन का बाजार 3 लाख करोड़ रुपए का था, वो अगले 7 साल में 7.5 लाख करोड़ का हो जाएगा। मतलब भारत में बनने वाली वैक्सीन लोगों की न सिर्फ जिंदगी बचाएगी बल्कि उन्हें रोजगार भी देगी। लेकिन वैक्सीन को लेकर विवाद न सिर्फ इन उम्मीदों को नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि इकोनॉमी को भी सुस्त कर सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था उम्मीद से चलती है। सुरक्षित रोजगार खरीदारी की उमंग जगाता है। जैसे जैसे कोरोना के इलाज का भरोसा पक्का होगा, मॉल जाकर खरीदारी करने वालों की संख्या बढ़ेगी। कुल मिलाकर देश धीरे धीरे दोबारा कोरोना से पहले के दौर में पहुंच जाएगी। अच्छी बात यह है कि इसके संकेत भी मिलने लगे। दिसंबर 2020 में जीएसटी कलेक्शन
पहली बार 1,15,000 करोड़ के पार पहुंचे। नए साल में शेयर बाजार पहली बार 48,000 के आगे चला गया। पिछले महीने 18 लाख गाड़ियां बिकी, जो 2019 के मुकाबले 10% ज्यादा है। दिसंबर में देश भर में बिजली की खपत 5% बढ़ गई। ये आंकड़े उस अर्थव्यवस्था के हैं जो लॉकडाउन में 24% तक सिकुड़ गई थी, पर हालात फिर से बेहतर हो रहे हैं, जिसमें और सुधार के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। साल 2021 में वही देश सबसे आगे होंगे जो सबसे पहले अपने लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। अब जब वैक्सीन पर इतना कुछ निर्भर है, तो सरकार को चाहिए कि वो इसे लेकर हर शंका और सवाल का जवाब दे, ताकि मेड इन इंडिया वैक्सीन दुनिया में भारत की साख बढ़ाए। आज तक दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।